नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर मैं निशा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं 20th सेंचुरी इंडो इंग्लिश राइटर्स के बारे में और इसी सीरीज़ में आज हम शुरू करने वाले हैं नन अदर देन अमिताभ घोष के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी राइटर अभी हैं ये और बहुत अच्छा लिखते हैं। वेरियस फील्ड्स में इन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा है, इतनी वैरायटी है इनके काम में, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं अमिताभ घोष के बारे में। ये हैं मिस्टर अमिताभ अमिताभ घोष, जो कोलकाता के रहने वाले हैं। ही इज़ अ बंगाली ऑथर एज वेल एज अ लिटरेरी क्रिटिक इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए, इनका जो बर्थ है वो होता है 11 जुलाई 1956 में, कोलकाता में इनका बर्थ होता है। वेस्ट बंगाल में रहते हैं ये, रहते थे जब इनका बर्थ हुआ था। इनके पेरेंट्स, इनके फादर साहब हैं मिस्टर शैलेंद्र चंद्र घोष, जो एक डिप्लोमेट हैं और वेरियस कंट्रीज़ में इनको रहने का मौका मिला है और उसकी वजह से इन अमिताभ घोष की लाइफ पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। अलग अलग कंट्रीज़ को देखने का, अलग अलग स्टेट्स में रहने का, वो सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो हम आगे देखने में देखेंगे। इनकी मदर है जो अंसाली घोष हैं और इनका जो चाइल्डहुड है, हिज चाइल्डहुड स्पेंट मोस्टली इन इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो आप देख सकते हैं इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं, इनमें भी ये रहे हैं, बांग्लादेश में भी रहे हैं, श्रीलंका में भी रहे हैं और उसके अलावा भी ये कई कंट्रीज़ में जाते रहे हैं, वहाँ पर रहते रहे हैं। और इनकी जो नेशनैलिटी है वो है इंडिया की और अमेरिकन। ये इनको अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिली हुई है और ये इंडियन भी हैं। ठीक है, और इनकी जो वाइफ है ये है डेब्रा बेकर, जो खुद एक ऑथर हैं। जैसे लॉरा राइडिंग जो एक पर्सनालिटी है, उनकी इन्होंने बायोग्राफी लिखी है 1993 में और प्रेजेंटली लिटिल ब्राउन कंपनी की में ये एक सीनियर एडिटर के तौर पर भी काम कर रही हैं, डेब्रा बेकर। और ये खुद एक ऑथर भी हैं और ये प्रेजेंटली अमेरिका में ही, यूएस में ही रह रहे हैं। इनके दो बच्चे हैं, अमिताभ घोष और डेब्रा बेकर के। इन बच्चों का नाम है लीला और नयन। ठीक है, इनके दो बच्चे हैं अमिताभ घोष जी के। अब अमिताभ घोष की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट आ जाता है। देखिए, अमिताभ घोष की जो एजुकेशन है, देखिए द दून्स स्कूल देहरादून में इनकी स्टडी हुई है। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया है सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज है, कॉलेज आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, द सेंट स्टीफन्स कॉलेज। यहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है और उसके बाद इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री भी यहाँ से ली है। और उसके अलावा 1982 में ये पीएचडी करने के लिए जाते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और वहाँ से ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी में अपनी पीएचडी जो है वो थीसिस वर्क जो है वो कंप्लीट करते हैं। ही इज़ अ बंगाली ऑथर एज वेल एज अ लिटरेरी क्रिटिक इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये हमने स्टार्टिंग में ही यही बात की थी कि बंगाली ऑथर हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक साहित्यिक समालोचक भी हैं, आलोचक भी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। बहुत अच्छे से ये इन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। जिस जिस कंट्री में, जिस जिस स्टेट में, जिस जिस कंडीशन में ये लोग ये रहे हैं, वहाँ पर उन 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 चीज़ों को इतने अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि उन्होंने अपनी क्रिएशन में उन चीज़ों को ही अप्लाई करा है। He has acknowledged the lasting influence of Rabindranath Tagore and the Bengali literary tradition in his own writing। अभी हमने यही बात की कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी इनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है और उसके साथ साथ जो बंगाली लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं, उसको भी इन्होंने अपनी राइटिंग में फॉलो अप किया है। There are some notable award which Amitabh Ghosh has been gained. He was conferred at the 54th Gyan Peeth Award in December 2018 and he is the first Indian writer in English to have been chosen for this honor। बहुत important अगर एक क्वेश्चन बनता है तो वो यही है कि 54वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो लिटरेचर का, इंडिया में लिटरेचर का जो एक हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जाता है, दैट इज ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। एंड in December 2018, on the 54th Gyanpith Award ceremony, he was awarded by the same prize। इनको इंग्लिश में ये पहले ऐसे राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए चुना गया है। अदरवाइज देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेस एंड देयर आर सो मैनी पोइट्स एंड राइटर हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड, बट for the English literature, for the concern of English literature, if we talk, he is the one, he is the only one who has been selected for this prize ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन
पूरी संभावना है बनने की लिटरेचर में। अगर सेकंड ग्रेड में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड, इनको मिला था 1989 में, और आनंद पुरस्कार जो है लिटरेचर का ये भी इनको मिला है। ये किस लिए मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड और आनंद पुरस्कार, ये दोनों अवार्ड इनको इनकी जो नॉवल है द शैडो लाइंस उसके लिए इनको ये प्राइज दिया गया है। उसके अलावा इनको मिला है डैन डेविस प्राइज, इसमें ये जॉइंट विनर थे, ये कैनेडियन राइटर हैं मार्गरेट एटवुड, इनके साथ इनको ये जॉइंट अवार्ड जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट ही हैड वन पद्मश्री अवार्ड विच वॉज गिवन टू हिम इन 2007, 2007 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी है जो भारत सरकार द्वारा दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने एक और भी बहुत प्राइज जीते हैं जिसमें कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज भी आता है, जो इनको मिला था ग्लास पैलेस के लिए। इनका एक नॉवल है द ग्लास पैलेस, उसके लिए इनको ये नॉवल दिया गया था। ही वॉज कंटेम्प्रेरी एट दून स्कूल विक्रम सेठ एंड रामा गुहा। विक्रम सेठ इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत जाना पहचाना नाम है, मॉडर्न राइटर हैं, और इसके अलावा एक हिस्टोरियन है रामा गुहा, रामचंद्र गुहा भी कहा जाता है इन्हें। रामा गुहा जो है और विक्रम सेठ जो है ये इनके कंटेम्प्रेरी स्कूलमेट थे। देखिए स्कूलिंग में जब ये दून्स स्कूल में पढ़ रहे थे, द दून स्कूल वेयर ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन ऑफ 10th और 12th, वहाँ पर इनके जो कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट्स थे इनके साथ थे विक्रम सेठ और रामा गुहा जो हिस्टोरियन है बहुत बड़े, और विक्रम सेठ इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत जाना पहचाना नाम है। इसके साथ इन 2009 ही वाज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का एक रॉयल सोसाइटी है, उसके लिए भी इनको एक जो है फेलो मेंबरशिप जो दी जाती है उसके लिए भी इनको इलेक्ट किया गया था इन द ईयर 2009। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ नोटेबल वर्क्स जो हैं अमिताभ घोष के, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम कम से कम 15 या 17 के क्रिएशंस के बारे में बात करेंगे, और पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो इनका जो इनकी नोवेल एनालिसिस है उसका भी ज़रूर करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन नोवेल से रिलेटेड बनते हैं वो हम कवर अप कर पाएँ, हमें उनके बारे में पता हो। लेट वी टॉक अबाउट 1986 में इनका आता है द सर्किल ऑफ रीजन। इट वाज हिज डेब्यू नॉवल, यानी कि इस नॉवल के थ्रू ही इन्होंने लिटरेचर में अपना जो है डेब्यू किया था। इनका जो शुरुआत है वो होती है द सर्किल ऑफ रीजन से। उसके बाद है द शैडो लाइन्स। ठीक है, इनका आता है 1988 में शैडो लाइन्स आता है, हमने अभी पढ़ा भी था 1989 में इनको शैडो लाइन के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड और आनंद पुरस्कार भी मिलता है। फिर है 1995 में इन्होंने लिखा था द कलकत्ता क्रोमोसोम, और इसके लिए इनको प्राइज मिला था। आर्थर सी क्लार्क अवार्ड जो है लिटरेचर के लिए जो दिया जाता है वो भी इनको मिला था। कुछ अवार्ड्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं और कुछ हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, द कलकत्ता क्रोमोसोम के लिए मिलता है इनको आर्थर सी क्लार्क अवार्ड मिलता है। और एक इन्होंने ट्रायोलॉजी लिखी है, इबिस ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी इन्होंने जो लिखी है इसमें लिखा है द ग्लास पैलेस और सी ऑफ पॉपीज एंड रिवर ऑफ स्मोक। हालांकि इनको आपको इनका क्रॉनिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईयर आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको इनके नाम ज़रूर पता होने चाहिए कि इबिस ट्रायोलॉजी क्या है। तो ये है ग्लास पैलेस, सी ऑफ पॉपीज और रिवर ऑफ स्मोक। अब ये चीज़ ध्यान दीजिए कि इसको द ग्लास पैलेस को इंटरनेशनल ई बुक अवार्ड भी मिल चुका है। सी ऑफ पॉपी के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था मैन बुकर प्राइज़ के लिए, लेकिन इनको वो पुरस्कार नहीं मिल पाया था, जबकि अरविंद अडिगा जो राइटर हैं द वाइट टाइगर के, उनको उस टाइम पे जो मैन बुकर प्राइज़ है वो मिलता है। इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था सी ऑफ पॉपीज के लिए, लेकिन अरविंद अडिगा को लिटरेचर का मैन बुकर प्राइज सेम टाइम पे मिलता है, ये शॉर्टलिस्टेड हुए थे। ठीक है, और 2004 में इनका एक बुक आता है द हंग्री टाइड, ये वन करता है क्रॉसवर्ड बुक प्राइज। इनको ये क्रॉसवर्ड बुक प्राइज जो है इंडिया का वो भी मिलता है। 2015 में आती है इनकी फ्लड ऑफ फायर। अब हम आगे देखते हैं नॉन फिक्शन वर्क जो है इनके जो आते हैं वो है द ग्रेट डीरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इनकी बुक आती है नॉन फिक्शन, 2016 में। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है। ठीक है,
और काफ़ी अच्छी है। और ये जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने वेरियस कंट्रीज़ में इनको रहने का मौका मिला है और इंडिया के भी इतनी डाइवर्स एरिया में ये रहे हैं, तो इनके ऊपर इनका काफ़ी इम्पैक्ट है। एनवायरनमेंट से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो इनको उस चीज़ को इन्होंने बड़ा डीपली डिफाइन करने की कोशिश की है। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। और एक और चीज़ है, इस बुक के लिए नॉन फिक्शन जो इनका वर्क है, द ग्रेट रीअरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, के लिए इनको द इनॉग्रल उता अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटीज के लिए जो एक पुरस्कार जो शुरू किया गया था 2016 में ही, उसका पहला अवार्ड, यानी उस सेरेमनी का जो पहला अवार्ड है वो भी इनको ही मिला था। फिर 1998 में एक इनका आता है नॉन फिक्शनल वर्क है, डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा। फिर है 1990 में आता है 1999 में आता है काउंटडाउन। 2002 में आता है द इमाम एंड द इंडियन, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज। ठीक है, उसके बाद आता है 2021 में आता है जंगलनामा। इट इज़ हिज फर्स्ट बुक इन वर्स इन विच ही एक्सप्लोर्स सुंदरबन लेजेंड ऑफ बॉन बीबी। जो सुंदरबन का जो एरिया है, डेल्टाई एरिया है, वहाँ के जो पहाड़ है, वहाँ के जो बरसात जंगल है, वहाँ की जो वेजिटेशन है, उसके बारे में भी, वहाँ के जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स, उनके बारे में बहुत डीपली एनालिसिस किया है और एक अच्छी कहानियों को के रूप में इनको इनको जो उतारने की कोशिश की है। ठीक है, 1992 में आता है इनका एन एंटीक लैंड। एंटीक लैंड इनका ये एक इजिप्ट से रिलेटेड एक नॉन फिक्शनल वर्क है, क्योंकि जब ये अपना थीसिस कर रहे हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, दैट टाइम ही हैड टू स्पेंड सम टाइम इन अ रिमोट विलेज ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के कुछ सुदूर गांवों में इनको रहने का मौका मिला था, तो उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया है बड़े ही अच्छे मॉडर्नाइजेशन के साथ इन एन एंटीक लैंड में। ठीक है, उसके बाद आता है 2021 में आता है इनका द नटमेग्स कर्स पैरेबल फॉर अ प्लांट, सॉरी ये प्लैनेट प्लैनेट है यहाँ पे, मैंने प्लांट कर दिया था, प्लैनेट इन क्राइसिस। ठीक है, PLANET, ये प्लैनेट था, मैंने प्लांट कर दिया था। प्लैनेट इन क्राइसिस ये एक बहुत अच्छी कहानी है, इनको इन्होंने बताने की कोशिश की है। 2019 में आता है गन आइलैंड। इट डील्स विद द क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन माइग्रेशन। ह्यूमन माइग्रेशन जैसे अब्रॉड में जब लोग सेटल होते हैं, तो वहाँ से अगर वो वापस आते हैं, जैसे सिटीजनशिप अगर आपको किसी और कंट्री की मिल जाती है, तो वहाँ पर आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है वो तो लिखा ही लिखा है, लेकिन उसके बाद अगर आप वापस अपनी कंट्री में वापस आते हैं, तो आपको किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, वो सब भी इन्होंने अच्छे से बताने की कोशिश की है। इसके अलावा 2022 में आता है इनका द लिविंग माउंटेन। ये देखिए बहुत ही करंट इनका जो है नॉन फिक्शनल वर्क जो है आता है द लिविंग माउंटेन। इसके साथ ही ही वॉन ग्रैंड प्रिक्स एट द ब्लू मेट्रोपोलिस फेस्टिवल इन मॉन्ट्रियल, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू रिसीव दिस अवार्ड। ये कैनेडियन एक प्राइज जो है लिटरेचर का वो दिया गया है, वो फर्स्ट टाइम एक ऐसे इंडियन राइटर, फर्स्ट टाइम किसी इंडियन राइटर को मिला है ये प्राइज, ग्रैंड प्रिक्स प्राइज मिला है, वो भी इनको मिला था द सर्किल ऑफ रीजन के लिए। उसके बाद आता है घोष रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ टाटा लिटरेचर लाइव टू मुंबई लिटरेचर फेस्ट ऑन 22 नवंबर 2016। इनको एक बार नहीं, दो बार इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो लिटरेचर के फील्ड में पुरस्कार दिए गए हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था उसमें, दूसरी बार भी इनको मिल चुका है। अब हम जनरल से कुछ बातें कर लेते हैं अमिताभ घोष के बारे में। आगे के डिटेल, इनके जो नॉवेल्स के जो क्रिएशंस के डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाले हैं। उनके कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कुछ छोटी सी चीज़ों के बारे में। अमिताभ घोष इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायस्पोरिक राइटर। डायस्पोरिक राइटर्स हैं ये। डायस्पोरिक राइटर वो होते हैं जो लीक से हटकर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, सिर्फ कहानियाँ किस्से नहीं है। इनकी जो क्रिएशंस है उसमें आपको बहुत वैरायटी मिलती है, विविडनेस देखने को मिलती है, और बहुत ही नॉर्मल टू नॉर्मल पर्सन्स को भी इन्होंने पिकअप करने की कोशिश की है अपनी क्रिएशन में, और उनकी स्टोरीज को बताने की कोशिश की है, उनके मेंटल एस्पेक्ट्स को बताने की कोशिश की है। डायस्पोरिक मतलब विविडनेस को, विविधता को बताकर चलते हैं, लीक से हटकर चलते हैं। हिज नॉवेल्स आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ द रूट कॉज ऑफ माइग्रेशन एंड नेवर कम्स टू व्यू। देखिए ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि माइग्रेट होकर लोग जो जाते हैं, उसके पीछे क्या वजह होती है, उन चीज़ों को दिखाया नहीं जाता है। वो चीज़ों को इन्होंने बताने की कोशिश की है। बोथ इज फिक्शनल एज वेल एज नॉन फिक्शनल राइटिंग्स टेंड टू प्रोजेक्ट द रेस्टलेस
मूविंग अक्रॉस द कंट्रीज, ओशन एंड कंट्रीज, यानी कि 7 समंदर पार जो हम देखने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, माइग्रेट होकर लोग जो जाते हैं, कैसे उनकी जर्नी होती है, रेस्टलेस होती है, उन चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है। ही इज़ समवन हु लुक्स एट बंगाल एंड इट्स पीपल वेरी केयरफुली, और इन्होंने अपने नेटिव एरिया को, नेटिव लैंड के जो एस्पेक्ट्स है, जो फीलिंग्स है, जो मैनर है, उसको बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया है, उनको भी ये साथ अपने लेकर चलते हैं अपनी क्रिएशंस के थ्रू। ही इज़ वन ऑफ द he is the one who gives voice to silenced one in English language. He never followed a particular genre. He works in unique and always takes the reader to the history and takes the imaginary world. मैंने आपसे पहले भी बात की कि ये हिस्ट्री को अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में लेकर चलते हैं, यानी कि हिस्ट्री को तो बताएंगे ही, साथ साथ हमें अब हिस्ट्री के साथ साथ इमेजिनरी वर्ल्ड में अपने कैरेक्टर्स के थ्रू भी ले जाते हैं। His works has been translated more than 30 languages. His essays have appeared in the New York Times, New York Republic and New Yorker. ये journals हैं, उनमें आए हैं इनके। In 2019, Foreign Policy magazine named him one of the most important thinkers of the decade. Foreign Policy magazine जो है ये 2019 में जो appear इनका जो edition हुआ था, इनको इनके decade के most important thinkers में इनको add किया गया है। अब आप देख सकते हैं इनकी जो कुछ क्रिएशंस हैं, उनके बुक्स के नाम जो दिए गए हैं। फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ सी ऑफ पॉपीज, अमिताभ घोष, ये इन्होंने बेस्ट सेलिंग इनका रहा है। सी ऑफ पॉपीज उसी का है द शेडो लाइन्स। ये है अमिताभ घोष का द ग्लास पैलेस, ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे हैं द काउंटडाउन, अमिताभ घोष का, जिसके लिए इनको मिला था द ज्ञानपीठ, विनर ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड के विनर अमिताभ घोष का जब ये आता है काउंटडाउन, उसका ये इम्प्रिंट है, एक झलक है। आप देख रहे हैं अमिताभ घोष रिवर ऑफ स्मोक, जो इनकी ट्रायोलॉजी आई थी सी ऑफ पॉपीज के बाद में, है ना। और फिर है ये देखिए इसको पब्लिश भी किया गया था सी ऑफ पॉपीज को। ये है अमिताभ घोष का जो करंटली अभी आप पढ़ रहे हैं, फेबल ऑफ आर टाइम्स, यानी 2022 में आया है ये द लिविंग माउंटेन। इसी तरह से द नटमेग्स कर्स, पैरेबल फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस, मैंने आपको प्लांट उस पर बता दिया था कि वो बाय मिस्टेक प्लांट लिखा गया है, प्लैनेट है, प्लैनेट इन क्राइसिस, ठीक है। द ग्रेट डी अरेंजमेंट का भी इसमें नाम दिया गया कि पहले उन्हीं के लेखक का द्वारा, यानी कि इन्होंने बड़ा अपने राइटर्स को बताने की कोशिश की है कि इन्होंने कौन कौन सी क्रिएशंस को लिखा है। ये है द हंग्री टाइड, फिर है द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्रेट डी अरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, और ये हैं हमारे अमिताभ घोष जी। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अपनी तैयारी को ऐसे बेहतरीन बनाएं। थैंक यू सो मच।